गुड मॉर्निंग गाइस। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करे थे, आज हम लोग इस सरफेस टेंशन वाले पार्ट का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, कैसे कैपिलरी राइज होता है, कैसे कैपिलरी फॉल होता है, वो हम लोगों को यहाँ पर चेकआउट करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। द नेम ऑफ टॉपिक इज व्हाट? कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी क्या होता है? देखो, इसके एग्जाम्पल्स आपको रियल लाइफ में बहुत सारी जगह पर देखने को मिलेंगे। जैसे कोई प्लांट है, उसको हम लोग हमेशा रूट्स के अंदर पानी देते हैं। ठीक है, फिर वो कैपिलरी एक्शन के कारण उसकी लीव्स तक पहुंचता है, ब्रांचेस तक पहुंचता है। ठीक है, लेकिन पहले हम लोग उसे जो भी देते हैं वाटर, वो हमेशा रूट्स में ही डाल देते हैं। ठीक है, रूट के अंदर पानी डालने के बाद वो उसकी ब्रांचेस तक, लीव्स तक पानी अपने आप पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है? ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। ठीक है, अगर हम लोग माने रॉक्स के अंदर भी पानी ऊपर पहुंचता है, ठीक है, तो रॉक्स के अंदर जब पानी लिक्विड ऊपर पहुंचता है तो उसके पीछे का रीजन भी क्या होता है? आपका कैपिलरी एक्शन का ही रीजन होता है। ठीक है, उसके बाद में बॉल पेन के अंदर जो इंक पेन होता है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जब रिटर्न करते हैं तो जो इंक होती है वो कैपिलरी एक्शन के कारण आगे बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद में जैसे ऑयल कंटेनर्स होते हैं, उसके अंदर से अगर हमें ऑयल निकालना होता है तो हम लोग एक ट्यूब डालते हैं, ट्यूब के थ्रू ऑयल ऊपर आता है। ठीक है, तो वो भी क्या होता है? आपका कैपिलरी एक्शन होता है। ऐसे नंबर ऑफ प्लेसेस, ठीक है, आप वैसी कई सारी जगहें देखेंगे जहाँ पर कैपिलरी एक्शन होता है। ठीक है, और कैपिलरी एक्शन के ऊपर डिपेंडेंसी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो कैपिलरी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सरफेस टेंशन का। ठीक है, क्योंकि इसकी रियल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कई सारी एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो उन एप्लीकेशंस को समझने के लिए हमें पहले कैपिलरी एक्शन को समझना जरूरी है कि कैपिलरी एक्शन एक्चुअल होता क्या है। अब जब हम लोग कैपिलरी एक्शन को समझेंगे तो वो एप्लीकेशंस हमारे ऐसे ही क्लियर आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिलरी। ठीक है, देखो, मैंने कल की क्लास में आपको कहा था कि लेक्चर्स प्राइवेट हो जाएंगे, तो आज की क्लास से प्राइवेट हो जाएंगे। मैंने कल बताया था, आपको वार्न किया था कि नेक्स्ट क्लास से अगर आप लाइव नहीं देखेंगे, अगर आप लाइव नहीं देखते हैं तो आपके सारे लेक्चर्स जो है वो प्राइवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज से जो है लेक्चर्स प्राइवेट होने वाले हैं, तो मेरा कहना यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव देखो। ठीक है, हाँ, किसी स्टूडेंट को अगर कोई नेटवर्क इशू आता है या कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उन्हें पर्सनली वो लेक्चर की लिंक सेंड कर सकते हैं, बट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर्स को जो है लाइव ही देखना है। हम लोग लाइव इसीलिए ले रहे हैं ताकि आप देख सको, ओके, आप डाउट्स पूछ सको। ओके गाइस, सो देखो, कैपिलरी का मीनिंग क्या है? कैपिलरी का मीनिंग होता है, एक क्या होती है, ग्लास की ट्यूब होती है। कैपिलरी ट्यूब मान लो, कैपिलरी ट्यूब का मतलब क्या होता है? कैपिलरी ट्यूब का मतलब होता है अ ग्लास ट्यूब, a glass tube which has a very fine bore। ऐसी ग्लास की ट्यूब जिसका बोर बहुत कम हो। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोर? बोर यानी कि डायमीटर। ठीक है, ऐसी ग्लास ट्यूब जिसका डायमीटर क्या हो, बहुत कम हो। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब एक ग्लास का ट्यूब होता है। ठीक है, एक ग्लास का ट्यूब होता है जिसका डायमीटर, अभी तो मैं बहुत काफ़ी बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है, बट इतना भी नहीं होगा। ये देखो, कुछ ऐसा एक पतला सा ग्लास का ट्यूब रहता है जिसका जो डायमीटर है वो बहुत कम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब का मीन्स क्या होता है? ऐसी ग्लास की ट्यूब जिसका डायमीटर यानी कि बोर बहुत फाइन हो, बहुत छोटा हो। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। ठीक है, अब ये जो कैपिलरी नाम है वो कहाँ से आया? वो आया था एक लैटिन वर्ड था जिसका नाम था कैपिला। ठीक है, वहाँ से आया है। कैपिला मीन्स होता है थीन लाइक अ हेयर। ठीक है, हेयर जो हमारे बाल होते हैं उसके जैसा थीन, उसे हम लोग कहते हैं बहुत बहुत ज़्यादा पतला। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पतला एक ग्लास का ट्यूब होता है, उसे हम लोग कहेंगे कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसकी डायमीटर बहुत छोटी होती है, उसे हम लोग कह देते हैं यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब कह देते हैं। अब कैपिलरी ट्यूब को जब हम लोग लिक्विड कंटेनर में डालते हैं सो कैपिलरी एक्शन होता है। अब कैपिलरी एक्शन का मतलब क्या? देखो, लास्ट क्लास में हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट पूरी तरीके से समझ चुके हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ चुके हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को उससे रिलेटेड बात करनी है। चलो देखते हैं, मान लो एक कंटेनर है, ओके, दिस इज द कंटेनर। हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, वेट, चलो हम लोग देखो क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन हमें देखना है, ठीक है। मान लो ये कोई एक कंटेनर है, इसके अंदर मैंने क्या फील किया है, कंटेनर के अंदर फील किया हमने लिक्विड फील किया मान लो, ठीक है। ये अब इसके अंदर मैं क्या डिप करूंगा, अपनी कैपिलरी ट्यूब डाल दूंगा, ठीक है। मैंने कैपिलरी ट्यूब इसमें डाल दी, सो ये लिक्विड इसमें राइज होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड अंदर जाएगा ये तो हमें पता है, ठीक है। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि जो लिक्विड अंदर जा रहा है वो ऐसे स्ट्रेट फॉर्म के अंदर ऊपर जाता होगा, हमारा थिंकिंग ये होता है। ये सा जो है इस तरीके से लिक्विड इसके अंदर ट्यूब के अंदर जाएगा, मतलब ये जो लेवल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। बट एक्चुअल ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जब कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड जाएगा तो कभी भी इस तरीके से अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड हमेशा दो फॉर्म में जाता है, या तो राइज फॉर्म के अंदर ऊपर जाएगा या तो फॉल फॉर्म के अंदर ऊपर जाएगा, ठीक है। अब राइज और फॉल क्यों होता है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। वैसे देख चुके हैं, अगर आपको मैं रिमाइंडर दूंगा, मान लो कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, दिस इज द ट्यूब, ओके। अब इसमें लिक्विड या तो राइज फॉर्म में चढ़ता है या तो फॉल फॉर्म में चढ़ता है, ये देखो, ये वाला क्या है, ये एंड्स ऊपर की तरफ है ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये देखो ये एंड्स ऊपर की तरफ है, इधर वाला भी और इधर वाला भी, सो इसे हम लोग कहते हैं कैपिलरी राइज, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, कैपिलरी राइज कहते हैं, ठीक है। और अगर ये एंड्स नीचे की तरफ होंगे, ऐसे कुछ, ऐसे कुछ अगर होगा, इसमें देखो ये एंड्स किधर है, डाउन साइड है, ठीक है ना। सो इसे हम लोग कहते हैं कैपिलरी फॉल, सो कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल होता क्यों है वो पहले समझने की बात है। देखो हमने लास्ट क्लास के अंदर एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ा था, एंगल ऑफ कांटेक्ट के अंदर हम लोगों ने दो केसेस हमने देखे थे, ठीक है। दो केसेस कौन कौन से हम लोगों ने देखे थे। पहला केस हम लोगों ने ये देखा था कि जब जो लिक्विड है वो सॉलिड सरफेस को वेट करता है, तो आपको देखो ये वैसा ही केस नज़र आ रहा है। यहाँ पर लिक्विड किसके ऊपर जा रहा है, सॉलिड सरफेस के ऊपर जा रहा है, मीन सॉलिड सरफेस को क्या कर रहा है, ये वेट कर रहा है, ठीक है ना, गीला कर रहा है। और इसके अंदर आप देख रहे हो इनसे दूर जा रहा है लिक्विड, ये देखो यहाँ से दूर जा रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, डज नॉट वेट। ये कौन सा केस है, डज नॉट वेट, ठीक है ना। और ये कौन सा वाला केस है आपका, वेट्स, पार्शियली वेट्स भी कह सकते हैं, वेट्स भी कह सकते हैं। सो इस केस के अंदर एक में क्या कर रहा है, डज नॉट वेट, और दूसरे वाले में वेट कर रहा है, ठीक है।
तो आपको पता है ये कंडीशंस कब होती है, ठीक है, हमने पढ़ी है एंगल ऑफ कांटेक्ट के अंदर कि जो लिक्विड है वो सॉलिड सरफेस को कभी वेट करेगा और कभी वेट नहीं करेगा, ठीक है, वेट्स दी सॉलिड सरफेस और नॉट वेट्स दी सॉलिड सरफेस। तो हमेशा लिक्विड जो है वो या तो राइज फॉर्म में चढ़ता है या तो फॉल फॉर्म में चढ़ता है, ठीक है। तो देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ कैपिलरी एक्शन, वन इज व्हाट कैपिलरी राइज, अनदर वन इज व्हाट कैपिलरी फॉल, ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक कैपिलरी राइज होता है और एक कैपिलरी फॉल होता है। आपको पता है कैपिलरी राइज के अंदर दोनों एंड ऊपर होंगे, मतलब सरफेस इज लुकिंग लाइक अ व्हाट कॉनकेव, और यहाँ पर दोनों नीचे होंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज लुकिंग लाइक अ कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव। कॉनकेव में दोनों एंड ऊपर है, कॉन्वेक्स के अंदर दोनों एंड आपके नीचे, ठीक है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स जैसे आपका पार्ट दिखेगा, ठीक है। सो ये कैपिलरी राइज कहलाएगा, ये कैपिलरी फॉल कहलाएगा, ठीक है। ये किस कारण से होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट के कारण, ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट के कारण लिक्विड कभी भी इस फॉर्म में नहीं चलता है, इस फॉर्म में या इस फॉर्म के अंदर चलता है, ठीक है। ये किसके कारण होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट के कारण। और आपको पता है एंगल ऑफ कांटेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, देखो लास्ट क्लास में बताया था हम लोगों ने, फाइंड आउट किया था एंगल ऑफ कांटेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, जल्दी बताओ। एंगल ऑफ कांटेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डिपेंड ऑन सरफेस टेंशन, ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस टेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। हमने देखो कॉस थीटा का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, वो भी इन द फॉर्म ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। सो याद रखो एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका जो होता है वो डिपेंड करता है सरफेस टेंशन पर, और ये राइज और फॉल जो है वो डिपेंड कर रहा है एंगल ऑफ कांटेक्ट पर। कैसे, देखो ये देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट मैं आपको बताता हूँ। इस केस के अंदर देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ये टेंजेंट डालोगे, ये सॉलिड की सरफेस है, ये टेंजेंट है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा, दिस एंगल विल बी नोन एज व्हाट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट कहेंगे, ठीक है गाइस। सो ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है, जो हमने यहाँ से जो एक टेंजेंट डाली है, दिस इज नोन एज टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट और सॉलिड सरफेस के बीच का जो एंगल होता है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। सो ये राइज और फॉल जो होता है वो थीटा पर डिपेंड करता है, ठीक है। राइज और फॉल जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, और थीटा जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस टेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। थीटा किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका सरफेस टेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो ओवरऑल कैन आई से दैट द कैपिलरी एक्शन इज डिपेंड ऑन सरफेस टेंशन, ठीक है। कैपिलरी एक्शन सरफेस टेंशन पर क्यों डिपेंड करेगा, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि कैपिलरी एक्शन डिपेंड करता है थीटा पर और थीटा डिपेंड करता है सरफेस टेंशन पर, ठीक है। तो सरफेस टेंशन पर ओवरऑल डायरेक्टली कैपिलरी एक्शन डिपेंड करेगा। तो कैपिलरी एक्शन किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है, इसलिए इस टॉपिक को यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। ये लिक्विड अंदर क्यों जाता है, ठीक है, तो हमें समझना होगा कि लिक्विड हमेशा फ्लो कब होता है, जब प्रेशर का डिफरेंस होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ जब भी फ्लो होगी जब कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। जैसे हीट का फ्लो तब होता है जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, करंट का फ्लो जब होता है जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। ऐसे ही अगर आपको लिक्विड या एयर अगर आपको फ्लो करानी, कोई भी फ्लूइड को अगर फ्लो कराना है, तो याद रखो दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस होना जरूरी है। तो हमें सबसे पहले तो ये प्रूव करना है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जहाँ पर लिक्विड फ्लो रहा है, मतलब बाहर से अंदर जा रहा है ना लिक्विड, ठीक है, तो बाहर से अंदर जा रहा है, तो सबसे पहले ये प्रूव करना है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस होता है, ठीक है। सो हम लोग देखेंगे प्रेशर डिफरेंस कैसे होता है। देखो वे तीन फॉर्मेट्स है, राइज और फॉल फॉर्मेट में क्यों चढ़ता है वो यहाँ से क्लियर होगा आपको, और ठीक है। मान लो इसमें हमने लिक्विड फिल किया है, ऊपर चढ़ाने के लिए प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए भैया। अभी ये लिक्विड सरफेस ऐसी है, सो फोर्स किधर एक्ट करेगा, सरफेस टेंशन फोर्स इधर या फिर इधर, दिस इज योर सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है। सो अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पर लूँ जिसका नाम ए दे दूँ, और एक पॉइंट यहाँ पर लूँ जिसका नाम दे दूँ बी, ठीक है, तो ये ए और बी पॉइंट का जो प्रेशर है वो इक्वल होगा। ए और बी पॉइंट का जो प्रेशर है वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ऊपर और नीचे का जो सरफेस टेंशन है वो क्या है, इक्वल है। दैट्स वाई ए पॉइंट का प्रेशर और बी पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर इक्वल होगा,
ठीक है ना। तो अगर आपकी जो ये वाली सरफेस रहती है, फ्लैट सरफेस जो रहती है, उसके अंदर आपका जो प्रेशर है ऊपर और नीचे का वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, मान लो ऐसी कोई सरफेस, कॉन्वेक्स वाली, ठीक है। सो इसके अंदर जो फोर्सेस लगेंगे वो किधर एक्ट करेंगे, इधर या इधर, ठीक है। सब फोर्सेस किस तरफ एक्ट करेंगे, डाउनवर्ड साइड एक्ट करेंगे, इस तरफ या इस तरफ, राइट है। सो अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करूँ, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। सो इस केस के अंदर फोर्सेस नीचे एक्ट कर रहे हैं तो प्रेशर भी नीचे का ज़्यादा हो, मतलब बी का प्रेशर इज ग्रेटर देन ए का प्रेशर, ठीक है ना। बी का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द प्रेशर ऑफ ए। समझ आएगा इस, आगे देखते हैं। तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन क्या होगी, इसके अंदर कॉन्केव बना लेते हैं, प्रेशर किधर एक्ट करेगा, सॉरी फोर्स किधर एक्ट करेगा, सरफेस टेंशन फोर्स इस तरफ या फिर इस तरफ, इधर एक्ट करेगा सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है। सो इस केस के अंदर यहाँ पर अगर मैं एक पॉइंट कंसीडर करूँ, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, तो ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं। सो ऊपर वाले पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नीचे वाले पॉइंट का प्रेशर। तो देखो प्रेशर का डिफरेंस होने के कारण लिक्विड फ्लो होता है, ठीक है। इसमें प्रेशर का कोई डिफरेंस नहीं, ये वाले केस में प्रेशर का डिफरेंस कुछ नहीं, इक्वल प्रेशर है। तो इस फॉर्म में कैसे ऊपर जाएगा, नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर तो तब जाएगा ना जब प्रेशर का डिफरेंस हो, और प्रेशर का डिफरेंस आप देख रहे हैं इसमें है और इसमें है, ठीक है। इन दोनों में प्रेशर का डिफरेंस है। इसीलिए जब कैपिला के अंदर लिक्विड ऊपर चढ़ता है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर, तो वो हमेशा कॉन्वेक्स या कॉन्केव शेप में चढ़ता है, ठीक है। कॉन्वेक्स या कॉन्केव शेप में चढ़ने के पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे रीज़न यही है कि भैया प्रेशर का डिफरेंस बनाना जरूरी है। प्रेशर का डिफरेंस होगा तभी ऊपर जाएगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि सच में प्रेशर का डिफरेंस होता है कि नहीं, प्रूफ भी तो करना पड़ेगा, देखते हैं, प्रूफ करके देखते हैं। चलो मैं क्या कंसिडर कर लेता हूँ, कोई भी 4 पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ। देखो कैपिला ऐसे, ठीक है, यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ था, सॉलिड के कांटेक्ट में आ रहा है तो ऐसे फील होगा। कॉर्नर्स जो रहेंगे वो राइज या फॉल के फॉर्म में रहेंगे, जहाँ पर सॉलिड के कांटेक्ट में है वहाँ पर सरफेस कैसी रहेगी, या तो राइज रहेगी या तो फॉल रहेगी। ऐसे देखो मैंने जो कॉन्टेक्ट है वहाँ पर राइज और फॉल का फॉर्म बनाया, राइज बनाया यहाँ पर भी राइज, ठीक है। अब लिक्विड जब इसके अंदर जाएगा तो मैं मान लेता हूँ अभी फॉल फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है। एक काम करो, इतना भी ऊपर मत लो, ठीक है। अब ये देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, लिक्विड कुछ इस तरीके से ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म है आपका, फॉल वाला फॉर्म, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या कंसीडर कर रहा हूँ, 4 पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो आई कंसीडर 4 पॉइंट्स हियर। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, दिस इज पॉइंट ए। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट बी। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ सी। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ डी। देखो ए पॉइंट जो है वो कॉन्वेक्स सरफेस के जस्ट ऊपर है, बी पॉइंट जो है कॉन्वेक्स सरफेस के नीचे है,
सी पॉइंट जो है प्लेन सरफेस के ऊपर है, डी पॉइंट जो है प्लेन सरफेस के नीचे। ठीक है, अब अंदर बाहर से अगर अंदर आपको लिक्विड भेजना है तो सीधी बात है प्रेशर का डिफरेंस होना जरूरी, और वही हमें यहाँ पर प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए पॉइंट का और सी पॉइंट का प्रेशर इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा कोई बता सकता है? 2 मिनट का वक्त देते हैं। ए पॉइंट का और सी पॉइंट का प्रेशर इक्वल मैंने लिखा है, क्यों इक्वल होगा? हमने पूरा प्रेशर पढ़ा है भाई इसके पहले, ठीक है ना। ए पॉइंट का और सी पॉइंट का प्रेशर इक्वल होगा, ए पॉइंट का और सी पॉइंट का प्रेशर इक्वल होगा। व्हाई? रीजन दो, क्या कारण है ए पॉइंट का और सी पॉइंट का प्रेशर इक्वल होगा? कुछ तो कारण होगा ना, जल्दी जल्दी बताओ। ए पॉइंट का और सी पॉइंट का प्रेशर इक्वल क्यों होगा? कोई भी नहीं? यस, वेरी गुड। ठीक है आयुषा, गुड। ओमकार, गुड, वेरी गुड। क्योंकि ये दोनों कैसे प्रेशर है, जो रेगुलरली लाइव लेक्चर देखते हैं ना उन्हें समझ में आता है। बिकॉज ये क्या होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने के कारण ए पॉइंट का प्रेशर और आपका सी पॉइंट का प्रेशर इक्वल होगा, ठीक है ना। अब मैं अगर ये कहूँ कि एक सी का और डी का भी इक्वल है तो ये कैसे होगा? समझ रहे कि सी का और डी का इक्वल है। वाई? सी पॉइंट का और डी पॉइंट का प्रेशर इक्वल है, इसके पीछे का रीजन क्या है? जल्दी बताएंगे। सी पॉइंट का और डी पॉइंट का प्रेशर इक्वल मैंने लिखा है, इसके पीछे का रीजन क्या है? अरे अभी बताया ना, थोड़ी देर पहले हमने केस पढ़ा। देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पर आएगा, ये देखो ये प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस में ऊपर का और नीचे का प्रेशर क्या होता है? इक्वल होता है। तो आप यहाँ पर देखें, जो हमारे सी पॉइंट और डी पॉइंट है वो एक प्लेन सरफेस के ऊपर वाला पॉइंट है, एक प्लेन सरफेस के नीचे वाला पॉइंट है। क्योंकि ये कॉन्वेक्स कॉनकेव तो यहाँ है, यहाँ पर तो कैसी सरफेस है? यहाँ पर तो प्लेन है ना। तो ये सी पॉइंट और डी पॉइंट ऊपर और नीचे के पॉइंट है प्लेन सरफेस के, ठीक है। तो इनका प्रेशर क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है? पॉइंट अबो एंड बिलो ऑफ प्लेन सरफेस, ठीक है। प्लेन सरफेस के ऊपर और नीचे के पॉइंट है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर प्रेशर जो होगा सी पॉइंट का और डी पॉइंट का प्रेशर क्या रहेगा आपका? इक्वल रहेगा, ठीक है। प्रेशर ऑफ पॉइंट सी एंड पॉइंट डी इज इक्वल। द रीजन बिहाइंड दैट इज क्योंकि यहाँ पर ये जो दोनों पॉइंट है वो प्लेन सरफेस के ऊपर और नीचे के पॉइंट है। तो कैन आई से दैट इफ ए इज इक्वल्स टू सी एंड सी इज इक्वल्स टू डी, तो कैन आई से दैट पी ए इक्वल्स टू पी सी इक्वल्स टू पी डी, कह सकता हूँ क्या मैं? ये तीनों प्रेशर इक्वल होंगे। बताओ जल्दी। ए का, सी का और डी का तीनों प्रेशर इक्वल रहेगा, ठीक है ना। अब ये बात हमने कर ली। अब देखो ये कौन सी है? ये देखो ये कन्वेक्स है। सो इस केस के अंदर प्रेशर कहाँ ज़्यादा होता है और कहाँ कम होता है, मुझे ये बताया आप, ठीक है ना। किसका प्रेशर ज़्यादा होगा? ये सरफेस कन्वेक्स है, तो इसमें कहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा? ए का ज़्यादा होगा कि बी का ज़्यादा होगा? ये दोनों का इक्वल होगा। अरे अभी बढ़ाया था ना, बताओ जल्दी से। यस 100% बी का ज़्यादा होगा, ठीक है। यस गौरव, बी का ज़्यादा होगा। और ए का क्या होगा? प्रेशर ऑफ बी इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ ए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये क्या है? पॉइंट above and below of convex surface। कन्वेक्स सरफेस के ऊपर और नीचे के पॉइंट है, इसलिए जो नीचे वाला होगा बी होगा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा और ए का प्रेशर कम होगा। तो ये बात तो समझ में आती है। सो क्या मैं ये कह सकता हूँ? देखो ए और डी बराबर है, ठीक है।
सो यहाँ पर मैं ए को हटा के डी लिख सकता हूँ। इसको देखो इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो आप, और इसको आप क्या दे सकते हो, इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हो। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, सो उससे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि बी का प्रेशर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू प्रेशर ऑफ बी। अरे बोल सकते हैं, इसीलिए तो अंदर जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि डी का कम है और बी का क्या है, ज़्यादा है। सो यहाँ से यहाँ लिक्विड मूव करेगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ रहेगा आपको। कोई यहाँ तक डाउट है तो जल्दी पूछे, अदरवाइज फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइज वाला केस भी देखते हैं। सब कुछ क्लियर है? ओके गाइस, कुछ लोग हैं जो बढ़िया से फटाफट चैट करते रहते हैं, फटाफट बताते रहते हैं। ठीक है, जिनके नाम आते रहते हैं, बाकी तो बिल्कुल ऐसे सुस्त जैसे बैठे रहते हैं। ठीक है, आप लोग प्रेजेंट हो, लगना तो चाहिए, एक आधा आंसर तो दिया करो एटलीस्ट। चलो अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे? कैपिलरी फॉल तो देख लिया, कैपिलरी राइज भी देख लेते हैं। देखो राइज वाला फॉर्मेट देखते हैं, राइज क्यों होता है। ठीक है, उसमें भी क्या प्रेशर डिफरेंस होगा, यस 100% होगा। ये देखो ऐसी सरफेस मान लेते हैं, यहाँ पर कैपिला ले लेते हैं। ओके, ना इसके अंदर जो लिक्विड है उसे हम लोग राइज फॉर्मेट में मान लेते हैं। ये राइज हो रहा है, ये ट्यूब के कांटेक्ट में जाएगा ना, वहाँ राइज फॉल बना देना। जहाँ जहाँ सॉलिड का कांटेक्ट आए वहाँ पर राइज फॉल बनाना है आपको। ठीक है ना, ये देखो ये राइज कर दिया। ओके, अब ध्यान दो, यहाँ पर भी 4 पॉइंट कंसिडर करते हैं। एक पॉइंट इसे फिर से सी मान लेते हैं, इसे फिर से हम लोग डी मान लेते हैं, इसे फिर से हम लोग ए मान लेते हैं, इसे फिर से हम लोग बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें सो ए का प्रेशर बराबर से क्या होगा, ए का प्रेशर बराबर से सी का। पहली कंडीशन में क्या लिखेंगे आप, ए का प्रेशर बराबर से क्या होगा, सी का होगा। क्यों? क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सेम बता रहा हूँ, इसलिए फटाफट देख लो, ए का प्रेशर और सी का प्रेशर बराबर होगा। ठीक है, सेकंड थिंग सी का और किसका बराबर होगा, सी का और साथ में किसका बराबर होगा भैया जल्दी बताओ। यस, सी का और डी का इक्वल होगा। ठीक है, राइट है, क्योंकि ये प्लेन सरफेस है। ठीक है, राइट ना, प्लेन सरफेस होने के कारण अब ये तीनों इक्वल है। और आपको पता है यहाँ पर इस केस में ए का ज़्यादा होगा किससे, बी से। अब ए का अगर ज़्यादा है बी से, ठीक है, तो सीधी बात है कि यहाँ पर हम लोग किसको रिप्लेस कर सकते हैं, ए का ज़्यादा रहेगा बी से। सो ए की जगह पर हम लोग किसको डाल सकते हैं, यहाँ पर पुट करो, वैल्यू पुट करो। ठीक है, देखो ये तीनों इक्वल है, ए का, सी का और डी का, तो ए की जगह हम डी डाल सकते हैं। तो डी का प्रेशर ज़्यादा होगा बी से, इसीलिए राइज फॉर्म में चलेगा। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस, राइज और फॉल क्लियर, कब राइज होगा कब फॉल होगा। चलो अब यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज। आपको ये तो समझ में आ गया कि राइज और फॉल होना ज़रूरी है, स्ट्रेट नहीं चढ़ सकता है, क्योंकि राइज और फॉल होता है तभी प्रेशर का डिफरेंस बनता है। ठीक है, और राइज और फॉल किसके कारण होता है, ड्यू टू एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, जब दो
सरफेसेस कॉन्टेक्ट में आती है सॉलिड और लिक्विड की, तो राइज और फॉल होता है। और ये होता है राइज और फॉल एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट के कारण, ठीक है। और एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट किसके कारण होता है? सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है ना। तो सीधा सा ओवरऑल है कि कैपिलरी एक्शन जो होगा वो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट के कारण होगा, ठीक है। और एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो सरफेस टेंशन के कारण होगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि कैपिलरी एक्शन इज टोटली डिपेंड ऑन व्हाट? सरफेस टेंशन, ठीक है। कैपिलरी एक्शन किस पर डिपेंड होता है? सरफेस टेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये सब हमने पहले पिछली क्लास में एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट वगैरह सब कुछ देख लिया था, ठीक है। आज की लास्ट वाली क्लास है सरफेस टेंशन की, ठीक है। इसके बाद हम लोग कल से न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोडायनेमिक्स वाला पार्ट, ठीक है। अभी हाइड्रोस्टैटिक हमारा खत्म हो जाएगा, हमने जूम पर सारा कुछ हाइड्रोस्टैटिक सीख लिया है, ठीक है। कल की क्लास और आज की क्लास ही यूट्यूब पर हुई है, इसलिए एकदम लास्ट का जो शॉर्ट वाला पार्ट बचा था वही हम लोग यूट्यूब पर ले रहे हैं। इसके पहले का प्रीवियस में सब कुछ बता चुका हूँ कि कब वेट करेगा, कब वेट नहीं करेगा, कब एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट एक्यूट होगा, कब ऑब्ट्यूज होगा, ईच एंड एवरीथिंग विल बी गोइंग ऑन, ठीक है ना। और कैपिलरी के बारे में भी मैं स्टार्टिंग के अंदर पूरा कुछ समझा चुका था, इसीलिए अभी हम लोगों ने जो कैपिलरी वाला पार्ट लिया वो भी एकदम शॉर्ट में लिया। बस इसका एक एक्सप्रेशन ही बचा था जो कि हमें यूट्यूब पर लेना था, तो उस एक्सप्रेशन के लिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो क्या एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज, मतलब यहाँ पर हम लोग किसके लिए एक्सप्रेशन कर रहे हैं कि जो कैपिलर ट्यूब है उसके अंदर आपका जो लिक्विड है वो ऊपर तो जाता है, लेकिन वो कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा हमें ये देखना है, ठीक है। तो हम एक्सप्रेशन देख रहे हैं, एक्सप्रेशन फॉर व्हाट? कैपिलरी राइज, कि कितनी हाइट तक जो लिक्विड है वो ऊपर पहुंचेगा, हमें वो देखना है, ठीक है। हाइट ऑफ द लिक्विड राइज, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। कैपिलरी राइज का जो लिक्विड है वो कितनी हाइट तक के राइज करेगा वो हमें देखना है। चलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखो एक कंटेनर ले लेते हैं यहाँ पर भी हम लोग, ओके। इसके अंदर ऐसे लिक्विड फिल कर देते हैं, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर क्या करवाना है? राइस करवाना। तो एक कैपिलर ट्यूब लेते हैं, ओके। अब लिक्विड सीधी बात है राइस करेगा, आपको पता ही प्रेशर डिफरेंस होता है उसके कारण राइस करेगा। कुछ इस तरीके से राइस करेगा। अब फोर्सेस किधर एक्ट करेंगे अगर आप देखेंगे तो फोर्सेस किधर एक्ट करेंगे? देखो सरफेस टेंशन फोर्स तो सीधी बात है यहाँ एक्ट करेंगे, दिस इज सरफेस टेंशन, ठीक है, राइट है ना। राइज हो रहा है तो यहाँ पर एक्ट करेंगे। दूसरी बात अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो एक्ट कर गया, अब इसमें एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कहाँ बनेगा? एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट देखो, अगर मैं यहाँ से एक टेंजेंट डालूँ, ये टेंजेंट होगी, इधर से भी मैं एक टेंजेंट डाल सकता हूँ, ये टेंजेंट होगी। तो ये जो टेंजेंट और सॉलिड की सरफेस है इसके बीच का जो एंगल है, ये एंगल, ये देखो, ये सॉलिड की सरफेस है ब्लैक और ये ग्रीन टेंजेंट है, इनके बीच का जो एंगल होगा वो थीटा कहलाएगा। इधर भी ऐसे ही होगा, थीटा कहलाएगा, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल विल ऑल्सो थीटा, और यहाँ पर ये थीटा होगा, ठीक है। सो दिस एंगल विल ऑल्सो थीटा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स है। आर गेटिंग और नॉट? कौन सा एंगल थीटा था, कौन सा एंगल थीटा बना, ठीक है ना, वो ध्यान देते रहना, बिल्कुल नज़र हटी दुर्घटना घटी हो जाएगी ना, तो ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स थीटा हो गए। अब ये टी को हम लोग कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, ठीक है। टी को हम लोग काय में ब्रेक करेंगे? आपका
कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो टी का एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, टी इंक्लाइन लग रहा है ना, तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा वर्टिकल। वैसे ही यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट ये हो जाएगा। तो टी को हमने दो कंपोनेंट में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ध्यान दो, ये टी अगर इधर जाएगा तो एंगल दबेगा। जब एंगल दबता है तो क्या आता है, जल्दी बताओ, जब एंगल दबेगा तो क्या आएगा, फर्स्ट बताओ चैट बॉक्स के अंदर, एंगल दबेगा तो क्या आएगा। इतना वक्त नहीं लगाना है, काफ़ी टाइम से सीख रहे हैं हम लोग। एंगल दबेगा, ऊपर जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट में एंगल दब रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंगल में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एंगल बढ़ रहा है, ठीक है। यस कॉस, वेरी गुड, ठीक है गाइस। सो टी यहाँ पर एंगल दबेगा तो ये क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा हो जाएगा। इधर भी एंगल दबेगा तो ये क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा हो जाएगा, राइट है। और इधर एंगल बढ़ेगा तो ये क्या आएगा, टी साइन थीटा आएगा। और इधर भी एंगल बढ़ेगा तो ये क्या आएगा, टी साइन थीटा। ये एंगल दब गए दोनों तरफ तो टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन वाले कंपोनेंट्स देखो कैसे लग रहे हैं, इक्वल और अपोजिट लग रहे हैं। तो ये इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को हमेशा क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, बिकॉज दे आर एक्टिंग इक्वल और अपोजिट। तो साइन वाले तो सारे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। साइन वाले कंपोनेंट्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब बचे आपके कॉस वाले, ठीक है। तो अगर मुझे टोटल अपवर्ड फोर्स निकालना है, ठीक है, आप इफ आई हैव टू फाइंड अ टोटल अपवर्ड फोर्स, तो कैसे फाइंड करूंगा, देखो मुझे क्या फाइंड करना है, टोटल अपवर्ड फोर्स। तो टोटल अपवर्ड फोर्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो कॉस वाले कंपोनेंट्स है जो कहाँ लग रहे हैं, कैपिला पर लग रहे हैं। कैपिलरी का शेप कैसा रहेगा भैया, ऐसे सर्कुलर रहेगा, कुछ इस तरीके से रहेगा शेप। सो टोटल अपवर्ड फोर्स यहाँ से ले लो, चाहे यहाँ से ले लो, ठीक है, चाहे यहाँ से ले लो, ये तो टोटल अपवर्ड फोर्स है, ठीक है। वो क्या लगेगा, टी कॉस थीटा लगेगा। और किसके ऊपर लगेगा, इसकी सरकमफेरेंस पर पूरी, क्योंकि सरकमफेरेंस पर ये सॉलिड के कॉन्टेक्ट में आएगी, ठीक है। तो सरकमफेरेंस पर क्या लगेगा, पूरी टी कॉस थीटा लगेगा। ये भी क्या होगा आपका, टी कॉस थीटा होगा। दिस इज ऑल्सो टी कॉस थीटा। ये भी क्या होगा, टी कॉस थीटा होगा। ये सारे कंपोनेंट्स क्या है आपके, टी कॉस थीटा। सो टोटल अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस पर लग रहा है ना, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पाई आर इंटू क्या लिखेंगे, टी कॉस थीटा। सो टोटल अपवर्ड फोर्स आपका आ जाएगा, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर आपका आ जाता है टोटल अपवर्ड फोर्स। अब आई हैव टू फाइंड अ टोटल डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। अब टोटल डाउनवर्ड फोर्स कैसे निकालेंगे, सीधा सा लॉजिक है भैया। डाउनवर्ड हमेशा क्या एक्ट करेगा, वेट लगेगा, ठीक है। डाउनवर्ड हमेशा क्या एक्ट करेगा, आपका वेट एक्ट करेगा। तो अगर आपको टोटल डाउनवर्ड फोर्स निकालना, देखो तो टोटल अपवर्ड फोर्स निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो टोटल डाउनवर्ड हमेशा क्या लगता है, वेट लगता है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, mg, ठीक है ना। टोटल डाउनवर्ड फोर्स में हम लोग क्या लिख देंगे, mg लिख देंगे, ठीक है। हम मास की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारे पास लिक्विड है तो हमें यहाँ पर जनरली डेंसिटी पता होगी, ठीक है। तो मास की जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर डेंसिटी के फॉर्मेट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास को। देखो टोटल डाउनवर्ड फोर्स, ओके, मास की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। मास की जगह पर क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी, ओके गाइस। सो टोटल डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू व्हाट, ग्रेविटी, ठीक है। अब ना वॉल्यूम की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, सीधा सा लॉजिक है, हमने कई बार पढ़ा है कि वॉल्यूम की जगह पर आ जाता है एरिया इंटू हाइट। लिख सकता हूँ ना, 2 डायमेंशन एरिया के पास है, 1 डायमेंशन हाइट के पास है, वॉल्यूम के 3 डायमेंशन। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, एरिया इंटू हाइट, मीन्स वॉल्यूम को रिप्लेस किया। और वॉल्यूम के देखो पहले मास को रिप्लेस किया था, मास की जगह डाला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। और फिर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम वाला जो पार्ट है उसको रिप्लेस कर हम लोगों ने वॉल्यूम की जगह क्या डाल दिया, एरिया इंटू हाइट, ठीक है। अब कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, तो एरिया कितना होगा, जल्दी बताओ। ट्यूब आपके सामने, एरिया कितना रहेगा, फटाफट बताएं, व्हाट अबाउट एरिया,
एरिया कितना होगा भाई? अरे एरिया लिखो ना भैया। एरिया होगा पाई आर स्क्वेयर। क्यूब का क्रॉस सेक्शन आपको सर्कुलर दिख रहा है, सो पाई आर स्क्वेयर आएगा ना। सो पाई आर स्क्वेयर इंटू हाइट इंटू जी। ठीक है, ये क्या है? देखो एरिया को पाई आर स्क्वेयर डाला, ये क्या मिल गया आपको? टोटल डाउनवर्ड फोर्स। वो टोटल अपवर्ड फोर्स मिला, ये टोटल डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात करेंगे? ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बैलेंस कंडीशन की। ठीक है, हम किसकी बात करने वाले हैं? अब बैलेंस कंडीशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बैलेंस कंडीशन के अंदर अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग बैलेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं। सो अपवर्ड फोर्स देखो हमारे क्या, एक मिनट गैस, बैलेंस कंडीशन की बात करेंगे। सो टोटल अपवर्ड फोर्स बराबर से क्या हो जाएगा? टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो देखो मैं लिख रहा हूँ, टोटल अपवर्ड फोर्स बराबर से टोटल डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, सो अपवर्ड फोर्स कितना है? अपवर्ड फोर्स है 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा। ठीक है, और टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है? ये रहा, रो इंटू पाई आर स्क्वेयर इंटू एच इंटू जी, ये डाउनवर्ड है। ठीक है, सो अपवर्ड फोर्स बराबर से हमने क्या रख दिया यहाँ पर? डाउनवर्ड फोर्स प्लेस्ड कर दिया। अपवर्ड फोर्स को किसके इक्वलाइज रख दिया हम लोगों ने? डाउनवर्ड फोर्स के इक्वलाइज रख दिया। तो देखो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? एक ये आर कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल होने लायक है नहीं है। अब हमें तो हाइट निकालनी है, तो हाइट को एक तरफ रहने दो, बाकी सबको एक तरफ शिफ्ट कर लो। ठीक है, देखो उधर क्या बच रहा है? इधर बच रहा है 2t cos थीटा। ठीक है, और इस तरफ क्या बच रहा है? इस तरफ बच रहा है रो आर जी इंटू एच। ठीक है, अब हमें एच निकालना है, तो रो आर जी को इधर ले लो। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2t cos थीटा बाय रो आर जी। इतनी हाइट तक कैपिलरी राइज करेगी। ठीक है, अब वो दी सरफेस ऑफ लिक्विड। मतलब ये देखो, अगर आपको हाइट देखनी है, सो हाइट कौन सी हाइट हमने फाइंड करी है? ये वाली, ये देखो अबो द लिक्विड सरफेस। ये जो हाइट है ना, ये कितनी होगी? ये जो हाइट है ये होगी आपकी 2t cos थीटा बाय रो आर जी। मतलब देखो राइस, अगर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, थीटा रो आर जी, सो हाइट ओवरऑल डिपेंड कर रही है सरफेस टेंशन के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? सरफेस टेंशन के ऊपर। ठीक है, जैसा सरफेस टेंशन होगा उस हिसाब से क्या करेगा? राइज और फॉल करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग सरफेस टेंशन का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला यहाँ पर क्या आ जाएगा? अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? T इज इक्वल्स टू एच रो आर जी अपॉन 2 cos थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट? सरफेस टेंशन। एक इसका फॉर्मूला आ गया आपका, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आ गया इन द फॉर्म ऑफ हाइट। ठीक है गाइस, अब यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। फास्ट करेंगे थोड़ा। तो यहाँ तक ही आपका चैप्टर था मेन, यहाँ से आपका पार्ट खत्म हो जाता है चैप्टर का। मीन्स चैप्टर का नहीं, सॉरी, सरफेस टेंशन वाला पार्ट। कल से तो हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ना ही है हमें। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जल्दी डालेंगे, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। फटाफट करो, पूछ लो कोई भी डाउट हो तो।
चलो, किसी को कोई डाउट नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस दिखेंगे हम लोग, पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो क्या है पहला क्वेश्चन, द एंगल ऑफ contact, the angle of contact between glass and water, the angle of contact between glass and water is 0 degree, and it rises in a capillary tube up to 6 centimeter when its surface tension 70 dyne per centimeter। ठीक है, सरफेस टेंशन कितना है, 70 dyne पर सेंटीमीटर, another liquid of surface tension 140 dyne per centimeter, angle of contact 60 degree, and a relative density to will rise in the same capillary by चलो सॉल्व करो भाई, आसान सा क्वेश्चन है। जो भी फॉर्मूला पढ़ा वही अप्लाई करना है। एक ग्लास लेना है, एक लिक्विड लेना है, ठीक है। ग्लास और वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना दिया है, 0 डिग्री दिया है। सो एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर वाटर ऐसे लिखना, एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर वाटर कितना दिया है, 0 डिग्री दिया, ठीक है। इन केस ऑफ वाटर कितनी हाइट तक के राइज कर रहा है, हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। सरफेस टेंशन कितना है, इन केस ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कितना है, 70 dyne पर सेंटीमीटर, ठीक है। इन केस ऑफ लिक्विड कितना सरफेस टेंशन है, लिक्विड के केस में 140 dyne पर सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना लिक्विड के केस में, थीटा एल है 60 डिग्री, ठीक है ना। और उन्होंने क्या दे रखा है, रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय वाटर कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। हमें क्या पता करना है, हाइट इन केस ऑफ लिक्विड। देखो जो जो दिया है मैंने वो लिख दिया है, जो फाइंड आउट करना वो भी पता दिया। अब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा क्वेश्चन,
थोड़ा जल्दी से आंसर्स कर देंगे तो हम लोग फिर ख़त्म करेंगे क्लास को, ठीक है। फटाफट आंसर करें भैया, चैट बॉक्स ओपन है, इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगना है। मैंने पूरा क्वेश्चन दे दिया आपको कि इसका गिवन क्या दिया है, ठीक है, उसके बाद में पूछा क्या है, ठीक है, सारी चीज़ें बता दी मैंने चैट बॉक्स में। चलो ओमकार का आंसर आ चुका है, ओमकार 3 कह रहे हैं। डायन पर सेंटीमीटर में कैसे आएगा ओमकार, सबसे मेन चीज़ तो वो है, यूनिट गलत दे रहे हो ना। वेदिका 3 कह रही है, वेदिका का यूनिट करेक्ट है। क्षितिज आपका भी यूनिट गलत है ना भैया। हाइट कैसे डायन में आएगी, हाइट कब से डायन में होने लगी। ओमकार अब यूनिट करेक्ट कर रहा है। आराध्या का भी करेक्ट है, ओमकार करेक्ट है, सर प्राची का भी करेक्ट है। क्या बात है। चलो मीन्स आपको आ गया क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या होता है हाइट का, सिंपल सा फॉर्मूला है, हम लोग रिलेशन लगा लेते हैं 2t cos थीटा बाय रो आर जी, ऐसे लगाते। इसके अंदर आप देखो ये तो 2 से कोई संबंध नहीं था हमारा, ठीक है, आर भी सेम है, कैपिलरी जी भी सेम रहेगा। सो हाइट इज प्रोपोर्शनल टू t cos थीटा बाय रो, ठीक है। सो यहाँ पर हाइट ऑफ लिक्विड बाय हाइट ऑफ क्या जाता है, हाइट ऑफ लिक्विड बाय हाइट ऑफ हाइट इन केस ऑफ वाटर, बराबर है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ऊपर वाले को ई एल बाय कॉस थीटा एल बाय रो एल, नीचे वाले को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा डब्ल्यू बाय रो डब्ल्यू। अब सबको अलग अलग अपॉन में रख लेते हैं तो हाइट भी मिल जाती है हमें, ठीक है ना। रिलेशन बनाना ही था। देखो सरफेस टेंशन के बारे में सरफेस टेंशन, ओके, थीटा के बारे में थीटा, कॉस थीटा एल बाय कॉस थीटा डब्ल्यू, और रो के बारे में रो, लेकिन यहाँ पर वाटर का ऊपर आ जाए और लिक्विड का नीचे आ जाए क्योंकि इन्वर्स है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी है आपको पता ही है, 140। वाटर के लिए कितना दिया है, 70 दिया है, ठीक है। कॉस थीटा एल कितना है, 60 डिग्री है। वाटर के लिए कितना है, 0 डिग्री है, और ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है गाइस ना। ये एच एल बाय ये कितना है, और हाइट 6 है ना, सो ये क्या हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। कॉस 60 होता है आपका यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, और कॉस 0 तो 1 ही होता है, ठीक है। सो एच एल बराबर बाय 6 बराबर से इधर आ जाएगा 1/2, ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो एच एल बराबर से 6/2, यानी कि एच एल बराबर से कितना आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। दिस इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर गाइस। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर करेक्ट दे दिया था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार क्वेश्चंस सॉल्व बहुत अच्छे से किए जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करते रहेंगे तो हम लोगों को क्वेश्चन वाला पार्ट, जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट आप लोगों को जनरली टफ जाता है, वो पार्ट ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। अभी अच्छा क्वेश्चन था, मैंने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग में डाल दिया, इसके बेसिक क्वेश्चन कराता फिर ये डालता तो शायद आप लोग बेसिक क्वेश्चन बहुत फटाफट कर पाते, ठीक है। लेकिन अच्छा क्वेश्चन रहता है तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, ठीक है, जो कि आपने अच्छे से सॉल्व आउट कर लिया। अभी इसकी मैं एक पीडीएफ आप लोगों के ग्रुप पर सेंड कर देता हूँ जिसमें सरफेस टेंशन के सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप वो क्वेश्चन सॉल्व करें और अगर उसमें कोई डाउट डिफिकल्टी हो तो मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं। कल से हम लोग पढ़ने वाले हाइड्रोडायनेमिक्स, स्टैटिक वाला पार्ट हमारा खत्म होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स का एक पार्ट खत्म हुआ, अभी एक पार्ट हमारा बचा है हाइड्रोडायनेमिक्स वाला, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक खत्म होता है, हाइड्रोडायनेमिक्स कल से शुरू होगा, ठीक है। थैंक यू।